गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको अप्लाइड फिज़िक्स 1 के न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग सेमेस्टर सिस्टम के यूनिट 1 को समझाने जा रही हूँ। इससे पहले वाले हमने लेक्चर्स के अंदर यूनिट 1 का 1.1 टॉपिक पूरा कर लिया था, जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज़, डायमेंशंस और फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग दी डायमेंशंस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये सब डिस्कस कर लिया था। आज हम उसके आगे का डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक होगा मेज़रमेंट्स, यानी मापन, कि हमें किस प्रकार से मापन करना चाहिए और मापन करने की क्या विधियां हैं और कितने प्रकार के मापन संभव हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे आपके सामने। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेज़रमेंट से। मापन एक संख्या खोजने की एक प्रक्रिया है जो किसी चीज़ को या किसी भौतिक राशि को मात्रा में दर्शाना है। जैसे कोई भौतिक राशि, मान लीजिए हमें लंबाई ही नापनी है, तो उस भौतिक राशि को बताने के लिए हमें कोई ना कोई संख्या के द्वारा ही हम बता सकते हैं कि कितनी लंबाई है। 5 मीटर, 5 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे जो हमें न्यूमेरिक नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं किसी भी भौतिक राशि को समझाने के लिए, वह न्यूमेरिक नंबर ही उसका मापन कहलाता है। और उसे हम जिस मात्रक में नाप रहे हैं वो उसका मूल मात्रक कहलाता है, या व्युत्पन्न मात्रक, कैसा भी हो सकता है। तो मापन भौतिक राशि या भौतिक घटना को एक संख्या के साथ जोड़ने की प्रक्रिया है। मापन करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या यंत्रों की आवश्यकता होती है, या मशीन कह सकते हैं, सरल मशीनें जिनकी सहायता से हम भौतिक राशियों को नापते हैं। आपको हम पहले भी बता चुके हैं, भौतिक राशियाँ जैसे लंबाई, वजन, तापमान, दबाव, करंट। तो ये सब भौतिक राशियों को नापने के लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने होते हैं उन्हें ही हम मापक यंत्र कहते हैं। या हम कह सकते हैं, अगर हम इसको परिभाषित करें तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उपयोग में लिया गया उपकरण ही मापक यंत्र कहलाता है। मापक यंत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। तो पहले हम एनालॉग के बारे में जानते हैं। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट पॉइंटर मूवमेंट के रूप में मात्रा का परिणाम दर्शाते हैं। इस तरह के उपकरणों को पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि पैमाने पर कुछ निश्चित निशान होते हैं। वे आम तौर पर या मुख्यतया पूर्णांक में ही मान को बताते हैं। कहीं कहीं पर यह दशमलव के 2 स्थान तक भी रीडिंग दे देते हैं, या हम दशमलव के 2 स्थानों तक भी रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट से। परंतु दशमलव स्थानों से तक ली गई जो रीडिंग होती है वह हमेशा सही हो, यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसको ऑब्ज़र्व कौन करता है? मानव। तो मानव रीडिंग करते वक्त या रीडिंग लेते वक्त मानव त्रुटि होना स्वाभाविक है। तो इस कारण से एनालॉग इंस्ट्रूमेंट से जब हम रीडिंग लेते हैं तो वह रीडिंग की एक्यूरेसी पूर्णतया सत्य हो, यह ज़रूरी नहीं है। आपको कुछ उदाहरण दिखाते हैं एनालॉग मेज़रमेंट्स के। ये देखिए आपके सामने एनालॉग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स दिखा रखे हैं। जैसे धारा नापने के लिए अमीटर, वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज। आप सभी जानते हैं फिज़िक्स की लैब के अंदर हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज यूज़ कर रहे हैं। तो यह भी क्या है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिनकी सहायता से हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भौतिक राशियों का मान ज्ञात करते हैं।
स्क्रू गेज से तार का व्यास निकाल लिया जाता है। वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से लंबाई, बाहरी व्यास, मोटा और उसका गहराई, किसी भी कैलोरी मापी की हम गहराई भी निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। तो ये सब पैरामीटर्स या भौतिक राशियाँ हम इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से निकाल सकते हैं। तो इन सब में ही हमें सीधे ही रीडिंग पढ़नी होती है, मानव द्वारा सीधे रीडिंग इसमें पढ़ी जाती है, इसलिए इसको एनालॉग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, जिसमें त्रुटि होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्योंकि इसमें जब हम निडल की पोजीशन पढ़ते हैं तो निडल की पोजीशन पढ़ते वक्त रीडिंग में वेरिएशन आना मानव द्वारा बहुत ही सहज ही है कि वह पढ़ते समय 1 या 2 डिवीज़न की त्रुटि उत्पन्न कर सके। इसके अलावा डिजिटल उपकरण भी यूज़ किए जाते हैं डिजिटल मापन के लिए। वे ज़्यादा ट्रुथ वाले होते हैं, ट्रस्ट वाले होते हैं, क्योंकि इन उपकरणों को पढ़ने के लिए किसी पूर्व परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है और वे संख्यात्मक रूप से मान को सीधे ही इंगित करते हैं और यह 1 या अधिक दशमलव स्थानों में रीडिंग दे सकते हैं। चूँकि इन उपकरणों को कोई मानव नहीं पढ़ रहा, क्योंकि रीडिंग मशीन द्वारा सीधे ही दी जा रही है, तो इसलिए इसमें त्रुटि होने की संभावना बहुत कम होती है। तो ये एनालॉग मापने वाली उपकरणों की तुलना में अधिक सटीक होते हैं। ये देखिए, आपको उदाहरण दिखा रखा है एनालॉग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे बैलेंस मशीन जो किसी भी चीज़ का वेट नापने के लिए काम में ली जाती है। डिजिटल वैल्यू आपके सामने ही आ जाती है। यदि हम इसी वेट को ही तुला के द्वारा नापें तो उसकी माप में त्रुटि होने की संभावना ज़्यादा होती है, बजाय कि डिजिटल बैलेंसिंग में जो मान प्राप्त होता है वो ज़्यादा सही होता है। इसी प्रकार आपके सामने एक डिजिटल मल्टीमीटर भी दिखा रखा है, इससे भी हमें ज़्यादा एक्यूरेट मान ज्ञात होता है। तो बच्चों, आपने ये जाना कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 2 तरह के हैं, एनालॉग और डिजिटल। इन सभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से हम एक भौतिक राशि का संख्यात्मक मान ज्ञात करते हैं। बट इन सभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते समय हमें एक चीज़ का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है और वह है उस मापक यंत्र का अल्पतमांक। यदि हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अल्पतमांक का मान ज्ञात नहीं है तो हम उसकी सहायता से रीडिंग नहीं ले सकते हैं या भौतिक राशि का मापन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मापन करने के से पहले हमें उस मापक यंत्र के अल्पतमांक का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। जैसे कि मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ अल्पतमांक की, कि मापक यंत्र द्वारा मापे जाने वाली सबसे छोटी माप उसका अल्पतमांक कहलाती है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए आपको यहाँ एक वर्नियर कैलिपर्स दिखा रखा है। इसके 2 पैमाने हैं, एक मुख्य पैमाना जो बिल्कुल मिडल में दे रखा है मेन स्केल, और एक होता है वर्नियर पैमाना जो कि स्लाइड करता है, घूमता है। वर्नियर पैमाने की पे भी रीडिंग आपको नज़र आ रही हैं और मेन स्केल पे भी आपको रीडिंग्स नज़र आ रही हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट द्वारा सबसे छोटी माप हम क्या नाप सकते हैं? सबसे पहले हम मेन स्केल, इसका एक सूत्र होता है वर्नियर अल्पतमांक का सूत्र, देखिए आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है। प्रधान पैमाने की लघुत्तम माप बटे वर्नियर पैमाने के कुल भागों की संख्या। तो हमारे सामने जो प्रधान पैमाना दिखा रखा है उसमें हमारी सबसे छोटी जो माप है वह क्या है, उसका मान हम निकाल लेते हैं। उसका मान 1 मिलीमीटर भी हो सकता है और 0.5 मिलीमीटर भी हो सकता है। अगर यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाए हुए मेन स्केल में 1 से 2 के बीच में अगर 10 खाने हैं
तो छोटी से छोटी माप आपकी 1 मिलीमीटर हो गई है प्रधान पैमाने की। अगर इनके बीच में खानों की संख्या अगर 20 कर दी जाए तो आपकी सबसे लघुत्तम माप प्रधान पैमाने की 0.5 mm हो जाती है। लेकिन जो आपको स्केल पे जो नज़र आ रहा है उसमें हमने 1 से 2 के बीच में 10 खाने बना रखे हैं, तो हमारी सबसे लघुत्तम माप जो प्रधान पैमाने की है वह है 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर कह सकते हैं आप। और इधर जो वर्नियर स्केल है इस पर खानों की संख्या, इस पर आप देख रहे हैं इसमें खानों की संख्या किसी वर्नियर में 50 होती है तो किसी में 100 होती है। अभी आपको सामने जो स्क्रीन पे दिखा रखा है इस वर्नियर स्केल पर खानों की संख्या 100 है। तो हम इस प्रकार के वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक आसानी से निकाल सकते हैं, जिसके प्रधान पैमाने की लघुत्तम माप हमने निकाली है 0.1 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल पर कुल भागों की संख्या अगर 100 है तो हम इसको 0.1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट 0.001 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम अल्पतमांक ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह से एक और हमने इंस्ट्रूमेंट आपके सामने दिखा रखा है स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज का भी अल्पतमांक अगर हमें निकालना हो तो उसके भी लिए एक सूत्र है, वो है चूड़ी अंतराल बटे वृत्ताकार पैमाने पर कुल भागों की संख्या। चूड़ी अंतराल क्या होता है उससे पहले मैं आपको स्क्रू गेज में समझाती हूँ कि स्क्रू गेज में भी 2 स्केल हैं। एक तो मेन स्केल जो चित्र में आपको स्लीव के नाम से दिखा रखा है, और एक होता है सर्कुलर स्केल जो इसमें आपको थिम्बल के नाम से दिखा रखा है। तो सर्कुलर स्केल में कुल भागों की संख्या कितनी है ये हमें ज्ञात होना आवश्यक है। तो यह किसी में 50 तो किसी में 100 होती है। और प्रधान पैमाने पर सबसे छोटी माप क्या है वो भी हमें पता होनी चाहिए, या हम इसके लिए सबसे पहले सरल है कि चूड़ी अंतराल निकालें। चूड़ी अंतराल क्या होता है कि सर्कुलर स्केल के एक राउंड को पूरा करने पर, यानी उसको पूरा एक चक्कर खोलने पर मुख्य पैमाने में जितना विस्थापन उत्पन्न होता है वह चूड़ी अंतराल कहलाता है। तो अगर सर्कुलर स्केल के एक राउंड को पूरा करने पर, एक पूरे चक्कर लगाने पर अगर मेन स्केल का एक डिवीज़न शिफ्ट होता है, यानी 1 मिलीमीटर का या 0.5 मिलीमीटर, आप कुछ भी कह सकते हैं कि डिवीज़न डिपेंड करता है कितने हैं मेन स्केल पर। अगर मेन स्केल पर सबसे छोटा डिवीज़न 0.5 mm का है तो एक राउंड होने पर अगर वो एक डिवीज़न शिफ्ट होता है तो चूड़ी अंतराल का मान 0.5 mm प्राप्त होगा। और वृत्ताकार पैमानों पर कुल भागों की संख्या अगर 50 है तो अलग मान आएगा और अगर 100 है तो अलग मान आएगा। 50 मानते हैं तो 0.01 आपके पास रीडिंग प्राप्त होती है। तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, चूड़ी अंतराल बटा वृत्ताकार पैमाने पर कुल भागों की संख्या। यह अल्पतमांक हमें यह दर्शाता है कि इस स्क्रू गेज की सहायता से हम जो सबसे न्यूनतम माप है वह हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, यानी हम इससे कम रीडिंग, इस अल्पतमांक की जो भी मान निकल के आएगा इस मान से कम मान हम इस स्क्रू गेज की सहायता से नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये लीस्ट काउंट निकालना बेहद ज़रूरी है। लीस्ट काउंट निकालने के बाद हम आसानी से इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से रीडिंग पढ़ सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं मापने के कई तरीके हैं या मेज़रमेंट्स लेने के कई तरीके हैं, जिसमें से हम मुख्यतः 2 तरीक़ों को जानते हैं जो हम बताने जा रहे हैं आपको। माप की 2 विधियाँ हैं, एक तो प्रत्यक्ष विधि और एक अप्रत्यक्ष विधि। माप एक्चुअली में क्या होता है? माप मतलब मानक और अज्ञात मान की तुलना करने पर जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त होती है वो उसकी माप होती है। तो माप की प्रत्यक्ष विधि क्या होगी कि इस विधि में हम अज्ञात मान जो भी था
उसका सीधे मानक मान के साथ तुलना कर देते हैं और इसमें भौतिक राशि का जो परिणाम है वो संख्या में व्यक्त किया जाता है, जैसे लंबाई, तापमान, दबाव आदि। जो बैलेंसिंग मशीन है उससे भी हम सीधे ही जो भौतिक तुला जो होती है उससे सीधे ही वजन प्राप्त करते हैं। ये एक उदाहरण है प्रत्यक्ष विधि का। और अप्रत्यक्ष विधि, इसमें प्रत्यक्ष मान को हम देखते हैं कि निकालते वक्त त्रुटि होने की संभावना ज़्यादा होती है, अतः प्रत्यक्ष मान में गलतियाँ अधिक होती हैं। अतः माप के लिए अधिकांशतया अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया जाता है। माप की अप्रत्यक्ष विधि के अंदर किसी भी भौतिक राशि के जो मान प्राप्त किए गए हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा, उन्हें किसी सूत्र में, संबंधित सूत्र में रखकर और गणना करके फिर हम किसी दूसरी भौतिक राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मुझे किसी वस्तु का वजन ज्ञात करना है, तो बजाय इसके कि मैं, एक तो प्रत्यक्ष विधि ये है कि मैं उसका भौतिक तुला से सीधे वजन प्राप्त कर लूँ नाप कर कि उसका कितना वजन है, और एक दूसरी अप्रत्यक्ष विधि यह है कि मैं उस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को प्रत्यक्ष विधि से नापकर उसे वजन के सूत्र में रख दूं। वजन बराबर होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और उस वस्तु का घनत्व। तो उस घनत्व को उस वस्तु के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी उसके आयतन से, अगर मैं उस वस्तु के आयतन को अगर वस्तु के घनत्व से गुणा कर दिया जाए तो मुझे उस वस्तु का वेट यानी वज़न प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमें वज़न प्राप्त होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होगी बजाय कि प्रत्यक्ष विधि से नापे गया वज़न जो हमें प्राप्त होगा। तो मैं ये आशा करती हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा कि मेज़रमेंट्स के दो तरीके हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष विधि ज़्यादा एक्यूरेट होती है किसी भी वैल्यू के डिटर्मिनेशन में बजाय कि प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में रीडिंग लेते समय त्रुटि होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।